दुख होता है इस सरकार में कि जहां ओबीसी एससी के लोगों ने भी निश्चित रूप से इस सरकार को वोट किया था, आज वो हाशिए पे हैं और अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। सवर्णों से कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? क्या हम 85% पॉपुलेशन के लोगों को, हमारे लिए कोई स्थान नहीं इस सरकार में? इस सरकार की नीतियां भी हमें लग रहा है उसी के फेवर में है कि पिछड़ों को दबा करके इनको कमजोर ही रखा जाए ताकि हमारे साथ खड़े ना हो पाए। कि कोई अगर हिंदू कोड बिल पढ़ ले, कोई संविधान पढ़ ले तो आप निकाल देंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं विनीत। हमारे साथ हैं हृदयलाल मौर्य जी, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील हैं, लेकिन ये प्राथमिक पहचान है। इसके अलावा जो और जरूरी पहचान है वो ये कि ये एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ओबीसी महासभा से भी जुड़े हुए हैं। उसके विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में। हम इनसे बात करेंगे। अपनी बातचीत की शुरुआत सबसे पहले बहुत सीधी सीधी बात से करेंगे, जो आखिर में हमने कहा ओबीसी महासभा। कल हम एक कार्यक्रम में थे, वहां तमाम ऐसे सवाल उठ रहे थे ओबीसी वर्ग के सामाजिक चेतना से जुड़ने पर, जिसपे सबसे पहला सवाल हम यही पूछ लेते हैं इनसे कि क्या ओबीसी वर्ग सच में सामाजिक चेतना के प्रति जागृत हो रहा है या नहीं? अंगड़ाई है। अभी जागरूकता की और भी जरूरत है। लेकिन अगर हम पिछले 10-20 सालों 30 सालों की बात करें तो ओबीसी वर्ग में बहुत सारी जागरूकता आई है। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि धार्मिक आस्था लोगों की है। धार्मिक आस्था तो अच्छी चीज है, लेकिन मुझे उसके अलावा देखते हैं पाखंडवाद में अभी भी ओबीसी समाज के लोग हैं, जो कि और एक्सेलरेट करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में और जागरूकता आए और तमाम लोग जो समाज में काम कर रहे हैं, इससे जागरूकता का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अभी एक्सपेक्टेशन और है, अभी परसेंटेज बहुत कम है, मेरा मानना है। अभी जो है सुबह खबर लगी कि 8:30-9 बजे के बीच में नेताजी मुलायम सिंह यादव नहीं रहे, वो अपने अंतिम सांस ले ली। ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग, जो ये बहुजनों की राजनीति थी, कभी इसमें साथ साथ कदम मिला के चले थे। काशीराम जी, मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, उनमें से एक व्यक्ति पहले ही जा चुका था, आज वो चले गए। इस पे क्या कहेंगे आप? यह बहुत ही अपूरणीय क्षति है और मेरा मानना है कि अब चंद नेता हैं जिन्होंने मंडल की लड़ाई लड़ी और शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ करके उनको अब खड़े होने का जो अधिकार दिया था, वो उस तरीके के नेताओं में अब एक एक करके जो जा रहे हैं, यह वो पूरे शोषित समाज के लिए या समतावादी समाज के लिए बहुत बड़ी हानि है। हमें लग रहा है कि इसकी पूर्ति होना अब संभव नहीं है। अब आते हैं हम आपके प्रोफेशन पे। आपने अभी हमारी बात हो रही थी तो आपने चर्चा किया कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर तमाम सवाल खड़े होते रहते हैं, आप बार बार मुखर होते हैं। अभी आते ही आपने सबसे पहले उसी की चर्चा की, तो क्या शिकायत है आपकी? देखिए, मेरी शिकायत बहुत बड़ी है। अगर मैं देखूं अपने एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो मुझे इस बात का लगातार दुख है और इस सरकार से भी लगातार दुख है। और दुख है मुझे इस सरकार में बैठे हुए ओबीसी के नेताओं से, खासकर जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे पटेल जी और माननीय केशव जी और अनुप्रिया जी भी हैं, जो अभी इनके अलायंस में हैं। ये बड़े नेता हैं ओबीसी के, जो बीजेपी में हैं। मेरा सीधा से सवाल, 5 साल से पिछली सरकार में भी मैंने ये सवाल किया कि क्या ओबीसी के लोगों को हमेशा बैक बेंच पर ही बैठाया जाएगा? मेरा कहने का मतलब है एडवोकेट जनरल क्यों नहीं? चलिए ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पद है, आपको लग रहा है कि नहीं एक पद दिया जा सकता है, आप दे दीजिए, उस पर आपत्ति। 10 एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। पिछली सरकार में भी 10 के 10 नहीं 11 थे। 11 सवर्ण समाज के लोग थे। मेरा ये सवर्णों से कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? क्या हम 85% पॉपुलेशन के लोगों को, हमारे लिए कोई स्थान नहीं इस सरकार में? वोट लेने के लिए ये धर्म की बात कर देते हैं और जिस हिसाब से लोगों को बरगला करके वोट ले लेते हैं, उस पर भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस सरकार में क्रीम जो पोस्ट होती है, बड़े पद हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल एक भी पिछड़ा नहीं। और जो लिस्ट आई है, इसमें भी पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन न के बराबर है। आप कभी कहिए कि मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। दुख होता है इस सरकार में कि जहां ओबीसी एससी के लोगों ने भी निश्चित रूप से इस सरकार को वोट किया था, आज वो हाशिए पे हैं और अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अधिवक्ता अपने को असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि यह सरकार का मामला है। तो अधिवक्ता क्या कर सकता है? हम लोग अपनी वकालत कर रहे हैं, हमारी अपनी चल रही है, लेकिन मुद्दा यह है कि हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पे। ये एक बहुत दुखद घटना है और दुखद इस सरकार की नीतियां भी हमें लग रहा है उसी के फेवर में है कि पिछड़ों को दबा करके इनको कमजोर ही रखा जाए ताकि हमारे साथ खड़े ना हो पाए। मतलब आप लोग दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके खुद के साथ न्याय नहीं हो रहा है? नहीं, हम लोगों का नहीं है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, अगर हाँ ये आपकी बात से सहमत हो, बिल्कुल ये है कि सरकार मनोनयन में न्याय संगत निर्णय नहीं ले रही है।
अगर आप चाहते हैं चलिए हमारी 85% पॉपुलेशन है, 85 मत दीजिए, 50 दे दीजिए, 50 नहीं दे सकते 40 दे दीजिए। ये कोई रिजर्वेशन तो होता नहीं मनोनयन में कि आप एकदम 27 और 21 वाला फॉलो करेंगे। आप दे दीजिए, लेकिन रिस्पेक्टेड होना चाहिए ना। आप 0% रिप्रेजेंटेशन दिए हैं एडिशनल एडवोकेट जनरल में, तो हम कैसे इसको बियर कर लेंगे। अब जहां पे हमारी 85% पॉपुलेशन है शोषित समाज की, आज वहां पे कहीं 12%, कहीं 15%, 20% ये रिप्रेजेंटेशन है, तो दुखद नहीं होगा। तो निश्चित हम लोगों को लगता है कि इस सरकार में ओबीसी एससी के लोग हाशिए पर हैं। अच्छा, एक चीज जैसे जब आपने कहा न्याय की बात करी, तो जो लोग सामाजिक न्याय की आवाज उठाते हैं, एक्चुअली सब कुछ उसी सामाजिक ताने बाने की वजह से ही बिगड़ा है। सारी परिस्थितियां आज ऐसी हैं कि आपको ये कहना पड़ता है कि पिछड़ों की, दलितों की हिस्सेदारी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, उनको वो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन उन्हीं के बीच का एक व्यक्ति मंत्री था दिल्ली में, राजेंद्र पाल गौतम जी का नाम सुना है। उनको मजबूरन वो सिर्फ 22 प्रतिज्ञाएं ली थी उन्होंने, वो जो कि बाबा साहब ने खुद भी ली थी, और उन्होंने ही संविधान लिखा, उसी संविधान से देश चलता है। लेकिन उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ने की वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं इस पे मुझे हंसी आ रही है। इस देश के माननीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और बुद्ध के विचारों को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, और बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा। इस देश के संविधान से ये देश चल रहा है। आज बाबा साहब के, आपने एक ही बात की, मैं आपको दूसरी बात भी बताऊंगा। आज बाबा साहब के उन शब्दों को लिखने और बोलने के कारण जिस तरीके से उनको त्यागपत्र देना पड़ा, यह पहली बार मुझे लग रहा था केजरीवाल जी एक अच्छे नेता बन के निकलेंगे, लेकिन ये इनके अंदर भी वही विचारधारा है। और यह शर्मनाक विषय है कि बाबा साहब की बात, संविधान की बात करने वाला, कानून की बात करने वाला आज हाशिए पे ये डराने की कोशिश है। व्यक्तिगत मेरे साथ अभी कुछ दिन ट्वीट खेला गया है, तो मुझे लगता है जो लोग बोलते हैं इस समाज के लिए, शोषितों के लिए, उनको डरा दिया जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, विद्यापीठ की एक घटना है। उन्होंने हिंदू कोड बिल पढ़ने के लिए एक प्रोफेसर ने बोल दिया जो एससी समाज के थे, अब उनको निकाल दिया गया। मतलब शर्मनाक है। इस विषय पे योगी जी को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए वहां के वाइस चांसलर के ऊपर कि कोई अगर हिंदू कोड बिल पढ़ ले, कोई संविधान पढ़ ले, तो आप निकाल देंगे। तो ये असंतोष की भावना, यही चीज बीपी सिंह ने एक बार कहा था कि एक वर्ग जो है, जो अपने को शोषित वंचित कर रहा है, अगर उसको अधिकार नहीं दिया गया तो एक ब्लास्ट होगा। उस स्थिति में उन्होंने 27% आरक्षण दिया था 54% पॉपुलेशन को। आप सोचिए, आरक्षित वर्ग को आप तमाम जो लिस्ट आ रही है, तमाम वैकेंसीज आ रही है, सब गायब है, कोई बोलने वाला नहीं। अगर आप इसमें बोल दे रहे हैं, विरोध कर दे रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, फर्जी केस में जेल भेज दिया जाएगा। यही हो रहा है। मैं चूंकि एडवोकेट हूं, प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं, हमें फोन आता है, भैया हमको फर्जी केस में भेज दिया गया। किस की लड़ाई लड़ी जाए? हम खुद ही कमजोर होते जा रहे हैं, तो कहां से लड़ेंगे? ओबीसी एससी या पाखंड के खिलाफ आप बोल रहे हैं, ओबीसी के फेवर में बोल रहे हैं, आपको उसमें नहीं फंसाया जाएगा। दूसरे मामलों में आपका अज्ञात में नाम डाल करके अब उठाया जाएगा कि तुम भी थे, अब आओ 10-20 हजार थाने को, तो ऊपर से डराया धमकाया जा रहा है, और सब पता है। ये अभी सीतापुर की घटना है, मेरे समाज के साथ, मौर्य समाज के साथ घटना हुई है। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। अब क्या हुआ था सीतापुर में? वहां पे एक व्यक्ति को यह बताया गया कि तुम दंगे में, तो वो अपने घर था। उसे कहा गया कि वो मंदिर उसका मूर्ति का आंदोलन चल रहा था, क्या कहते हैं वो जो भी पूजा चल रही, दुर्गा पूजा, उसी में लेकर कुछ लड़कों ने हंगामा किया, उस व्यक्ति का नाम डालकर जेल भेज दिया गया उसको। मतलब ये चल रहा है जमीन पे? हाँ, प्रैक्टिकली ये है। और वो मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो हत्याएं हो रही हैं या जो फेक FIR हो रही है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि 99% ये शोषित समाज के साथ हो रहा है। 1-2% उस वर्ग से भी है जो वर्ग इस समय सत्ता में है। सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कि हम तो दलितों के और पिछड़ों के हितैषी हैं, खासकर दलितों के तो हितैषी बनने का बड़ा चाव है उन्हें। मुझे और कहते हैं कि अब जो जितना सुरक्षित वो आप फील कर रहे हैं, कभी किया ही नहीं। बहुत सही, अच्छी चीज कहा है योगी जी को। अगर मेरी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचे तो फतेहपुर एक जिला है, हमारे पड़ोसी जिला है, उसमें राधानगर चौकी है। उस चौकी के अंतर्गत एक सत्येंद्र कुमार करके व्यक्ति को वहां के थाने में इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। अब क्या किया है, जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने उन दोनों को सस्पेंड कर दिया। ये बताइए, ये सस्पेंशन का केस है, ये 302 का है, ये मर्डर है, सीधी हत्या हुई है। इनको सस्पेंशन नहीं, ठीक है, अब प्राइमरी प्रोसेस है कि आप सस्पेंड करके जांच करके टर्मिनेट करेंगे। आपको नहीं दिख रहा है, उसकी हत्या हो गई मार करके। चूंकि वो एससी है, उनको पता है कि एससी की राजनीति इस समय हाशिए पे है। वो भी तो कुछ लोग लड़ ले रहे हैं, वो भी नहीं लड़ पा रहे हैं इनके डर के मारे, डराया गया है। लेकिन एससी को मार दिया, कुछ नहीं, सस्पेंड कर दे रहे हैं। क्या स्थिति आप बताइए? जो योगी जी कहते हैं ये न्याय संगत है, न्याय संगत है? मैं बीइंग एडवोकेट, मैं डरा हुआ हूं, मुझे डराने की कोशिश हुई है।
कि कभी भी मेरे साथ कोई घटना हो सकती है। आप समझिए, माननीय उच्च न्यायालय का अधिवक्ता भी ये महसूस करता है कि उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, सोसाइटी में प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, फेक ट्वीट करके मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। तो एक सामान्य व्यक्ति जो खेती बाड़ी कर रहा है उसका क्या होगा? अभी एक सुशील कुशवाहा का मैटर मैंने उठाया था। उस व्यक्ति को जबरदस्ती उठाया गया, सब्जी मंडी में सब्जी बेचता है बंदा, आज तक सिंगल उसको शांति भंग में नहीं भेजा गया था। उठा के ले गए जांच के लिए, 4 दिन दौड़ाए और उसके बाद उसको कट्टा दिखा करके जेल भेज दिए। मतलब क्या ये सिर्फ जाति की वजह से हो रहा है? जाति नहीं, वर्ग की वजह से हो रहा है। वर्ग की वजह से हो रहा है। अगर आप ओबीसी एससी वर्ग से हैं तो आपके साथ या तो डायरेक्ट आपको डराया जाएगा, अगर आप नहीं डर रहे हैं तो इनडायरेक्टली आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और उसके बाद आपको फंसा करके डराया जाएगा। इस समय कानून मंत्री इस पे नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इस समय जो धार्मिक बातें करके वोट बैंक को पोलराइज कर ले रहे हैं, उनको लगता है एवरीथिंग इज फेयर, लेकिन एवरीथिंग इज नॉट फेयर इन दिस स्टेट। This is the crucial condition for OBC and SC. But things is in the favor of BJP and the people is in the favor of BJP. So government is running on. That is the condition in this state. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दलितों और पिछड़ों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन? बिल्कुल। देखिए, दो लोग इस लगातार राजनीति के, मैं कभी भी माननीय नेताजी का अभी रिसेंट आया तो जुड़ाव रहा, माननीय बहन जी का भी रहा। लगातार जब सरकारें बनती रही तो इसमें अन्याय नहीं हुआ। यहाँ पे जो शोषित समाज था उसका जीवन स्तर थोड़ा सुधरा, लेकिन आज दोनों हाशिए पे हैं और बहन जी की राजनीति डूब चुकी है और माननीय अखिलेश जी संघर्ष कर रहे हैं। तो इन दोनों की हार का मतलब है शोषित वंचित समाज का हार। चाहे नेताजी सरकार में रहे हो, चाहे बहन जी रहे हो, शोषितों के साथ न्याय तो हो जाता था, आज न्याय नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। मतलब वकील साहब ये कह रहे हैं कि ये वक्त दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए सबसे बुरा वक्त है। वो वक्त है जब सबको साथ आने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है, और उस लड़ाई में भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जब भी आप आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज दबाने के तमाम संसाधन और साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि दलितों को जेल में मार दिया जा रहा है। बिल्कुल, अब उदाहरण है, पेपर में चल रहा है, सस्पेंड हो गए सब। तो इस पूरी चर्चा से हमको एक बात समझ में आई कि जो लोग न्याय की लड़ाई दूसरों की लड़ते हैं वो खुद कितने अन्याय का सामना कर रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और हमने भी देख लिया। बाकी बने रहिए ब्लूकट के साथ। धन्यवाद। हम आपको ऐसे ही मुद्दों से अवगत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।